Hello students, we are meeting very first time, right? Myself Murtaza Sabuwala, and I will teach you a chapter called Binomial Theorem, 8th chapter of the syllabus of our mathematics of standard 11, class 11. अच्छा, तो अब शुरू करते हैं चैप्टर 8 बाइनोमियल थियरम. लेट अस स्टार्ट. राइट, चलो. अब आप में से सभी कोई ना कोई, शायद सभी, perhaps all the students may know that what is the meaning of binomial. स्टैंडर्ड 9th में ये एक्सपेंशन आपने सीखा है. कौन सा एक्सपेंशन? कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सिखाया ना? You learned it. Yes, you know it very well. How many times you have used it? Perhaps so many times. You used this expansion formula, identity, right? तो ये हम जानते हैं. तो इसमें कितनी टर्म आई? a and b, 2 टर्म्स. तो ये एक्सपेंशन आइडेंटिटी में 2 टर्म्स आती है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल. ठीक है? तो मैंने अभी अभी पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल. बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स इसको जो अप्लाई करते हैं जो भी टर्म्स में, वो पोलिनोमियल, मोनोमियल, वो आप जानते हैं. ठीक है? तो अब हमें ये जो सीखना है वो बाइनोमियल थियरम समझना है. तो पहले हम समझेंगे कि बाइनोमियल थियरम की जरूरत क्या है. व्हाट इज द यूज ऑफ बाइनोमियल थियरम? व्हाई यू शुड लर्न दिस थियरम? See students, in mathematics there are so many terms and those are not applicable to our day to day life. जो हमें, अगर आप वेजिटेबल खरीदने जाए तो उसमें आप ये टमाटर और धनिया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये खरीदने में आपको काम नहीं लगेगा. ठीक है? डे टू डे लाइफ में आप कितने परचेजिंग करते हैं, कितने कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो कई सारी बातें आपकी डे टू डे लाइफ में आती है, पर कहीं ये मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं होने वाला. ये मैथमेटिक्स अप्लाई होता है कहाँ पे? जहाँ पे आप फर्दर स्टडीज में जाते हैं, तो वहां पे आपको ये काम लगने वाला है. इट इज यूजफुल फॉर योर करंट स्टडीज एंड फर्दर स्टडीज. सी, डे टू डे लाइफ लिविंग इज थिंग दैट वी कॉल ऑर्डिनरी लाइफ. बट अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको कुछ अलग सोचना होगा. ठीक है? सी, आप जब छोटे थे तो आपका माइंड है वो केबी में चलता था, किलोबाइट में. जब आप बड़े होते गए तो आपका माइंड आगे बढ़ता गया, डेवलप्ड हुआ. कैसे? कि केबी में से एमबी में आया, मेगाबाइट में, मेगाबाइट में से अब गीगाबाइट में आने वाला है. आप 11th-12th साइंस स्टडीज करोगे तो वो आपका नॉलेज जो बढ़ेगा, आपका माइंड जो शार्पन होगा, वो गीगाबाइट के फॉर्म में होगा. ठीक है? तो आप जब भी जितना भी बड़े होते जा रहे हो उतना आपका माइंड डेवलप्ड होता है, शार्पन होता है, और आपका एजुकेशन लेवल हाई होता जाता है. प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी. नाउ यू आर गोइंग टू अंडर ग्रेजुएट, देन पोस्ट ग्रेजुएट. ओके? जो आगे की आपका फ्यूचर होगा, आपकी डेस्टिनी में होगा, वो आप सीखेंगे. बट आप शुरू से ये देखते आ रहे होंगे कि जो भी आपने सीखा है वो आगे जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको काम लगता है. स्टडीज में तब लगता ही है. डे टू डे लाइफ की मैं आगे फिर से बात कर रहा हूं, उसके साथ कंपेयर मत करना. जो स्टडीज है वो स्टडीज आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपका माइंड शार्प करने के लिए, आपका माइंड डेवलप करने के लिए जरूरी है. अगर ये डेवलप्ड हो गया तो आप कई सारे
field है, there are so many fields, you can understand that fields if you are learned these things. ठीक है, तो वो प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। तो वो ट्रेन करने के लिए ये सभी चीजें आपको सीखनी जरूरी होती है। इसके लिए आपको ये प्रयत्न करना है, आपको एफर्ट लगाना है ये सब सीखने के लिए। ये यूजफुल नहीं है ऐसा सोच के आपको इसको छोड़ नहीं देना है। ठीक है, आपने अभी अभी आप 11 साइंस में स्टडीज कर रहे हैं, तो आपको ये कई पॉइंट पर लग रहा होगा कि ये बहुत ही टफ है, हार्ड है। कई स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में ज्यादा समझ में नहीं आता और कई स्टूडेंट्स इजीली कर जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? जो लोग बेसिक लेवल से शुरू से ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आगे जाके उसका जो कनेक्शन है टॉपिक का, उसमें अगर वो अच्छा कर लिया है पिछले स्टैंडर्ड्स में, अच्छी तरह से वो पढ़ लिए समझ लिए, तो ये आगे के स्टैंडर्ड में उनको दिक्कत नहीं होती। पर अगर ये पिछले स्टैंडर्ड में बेसिक लेवल का जो पॉइंट्स है, कंसेप्ट है, वो वीक है, तो आपको अगले स्टैंडर्ड में ये थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि पिछले स्टैंडर्ड्स के जो कंसेप्ट है वो रिवाइज कर लो, वो सीख लो। ठीक है, तो आपको ये आगे के स्टैंडर्ड में या आगे के फर्दर स्टडीज में आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही एकमात्र कारण है कि आपको अभी जो दिक्कत हो रही होगी, आई थिंक आपको नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो फैकल्टीज है वो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी तरह से आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, तो ये आपको दिक्कत तो नहीं होने देते। पर अगर फिर भी कुछ लैकिंग है तो पिछले स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी पिछले स्टैंडर्ड की नॉलेज कम होगी या फिर वीक है, तो ये हो सकता है। पर अभी अभी आपको जो यहाँ पे पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है, वो जो यूज में आने वाला है वो इस तरह का है। इसके आगे का हमें समझना है, पीछे का इस तरह का है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और आपने सीखी होगी बात कि अगर किसी भी टर्म की पावर 1 है तो उसका आंसर वही रहता है, 2⁻1 2, 5⁻1 5, x⁻1 x। ओके, तो यही रहता है। अगर किसी भी पावर 0 है, किसी भी बेस जो नॉन जीरो बेस है उसकी पावर 0 है, तो उसका आंसर 1 रहता है। यह भी आपने समझा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वो 3 टर्म लिखी, एक 0 पावर वाली, एक 1 पावर वाली, एक 2 पावर वाली, बट सभी में 2 टर्म है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। ए बी वाली टर्म है, बाइनोमियल है, 2 टर्म है, a एंड b, तो ये बाइनोमियल हो गया। अब ये बाइनोमियल थ्योरम में आगे जाके किस तरह से हम देखेंगे, ये हम समझने वाले हैं, पर अभी आप ये देख लिए। अगर आप सोचे कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज क्या है, तो यूज कैसे है, क्यों इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, वो आज हम समझने वाले हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट के a प्लस बी होल क्यूब लेते हैं तो उसका एक्सपेंशन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस तरह से हमने आइडेंटिटी याद रखी हुई है, बट इसका एक्सपेंशन इस तरह से लिखते हैं कि a क्यूब प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करो, 3ab इंटू a, 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, 3ab इंटू b, और लास्ट b क्यूब। इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो ये हो चुका a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन। ये जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल क्यूब, उसका एक्सपेंशन है दिस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब अगर ये हम आगे बढ़ते जाए, ये 0 पावर वाला है, ये 1 पावर वाला है, 2 पावर वाला है, ये 3 पावर वाला है। अब अगर मैं 4 पावर ले तो
तो आप बोलेंगे सर ये तो हमने आइडेंटिटी सीखी ही नहीं, हमने नॉलेज में नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं। आप बताएं। हाँ, आपके नॉलेज में एक बात जरूर है, आप में से कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि इसमें क्या है, a प्लस बी होल रेज़ टू 4 लेना है, तो आप इस तरह से इसको स्प्लिट कर दो पावर। अगर आपके दिमाग में ये आया है, तो आपका इंडेक्स अच्छा है। आपको पता है ना, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स 2 इसको इंडेक्स 4 बोलते हैं, पावर या तो फिर इंडेक्स। तो आप जानते हैं कि टू बेस इक्वल है, प्रोडक्ट है, तो उसका इंडेक्स में एडिशन होता है, तो 2 + 2 4 हो जाते हैं। तो आपने इसका पावर स्प्लिट किया प्रोडक्ट में इंडेक्स के हिसाब से, इंडेक्स के रूल के हिसाब से। तो ये इंडेक्सिस वाला चैप्टर था तीसरे स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेंशन करोगे, a + b होल स्क्वायर में ये अप्लाई करोगे, a² + 2ab + b²। यहाँ पे भी a² + 2ab + b² अप्लाई करोगे, तो ये दो ब्रैकेट मिलेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर आपको आंसर मिलेगा। आप करना जरूर, ठीक है। और आपको ये आंसर में ये मिलेगा, a + b होल रेज़ टू 4 इज इक्वल टू a रेज़ टू 4 + 4 a³ + 6 a² b² + 4 ab³ + b⁴ आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आंसर में मिलेगा। आप सोचेंगे सर ये आपने कैसे लिख लिया, हाउ कुड यू डू दिस विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपने कैसे कर लिया, यही तो कमाल है, यही तो हमें सीखना है कि अभी तक आप छोटे थे ना, कहो हाँ, से दिस यस, थे, अब बड़े हो गए। तो छोटे थे तो आपका जो माइंड काम करता था वो MB वाला काम करता था, मेगाबाइट वाला काम करता था। अब प्रोसेसिंग लेवल हाई हो गया, अब आप 4G में है कि 3G में है, यस। तो गीगाबाइट में आपको काम करना है, तो गीगाबाइट में काम करना है तो ये सीखना है ये कैसे हुआ, ठीक है। यही तो बाइनोमियल थ्योरम सिखाता है, यही तो आज का ये लेक्चर लेने का मकसद है कि ये सीखना है कि ये कैसे लिख लिया, ठीक है। मैंने तो पढ़ा हुआ है इसलिए मैं कर सकता हूँ, अब आप भी कर सकेंगे, ओके। तो ये हम सीखने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं कि a + b होल रेज़ टू 5 लिखूं तो क्या, तो अब सभी कोई आप जो भी ये वीडियो देख रहा है वो बोलेंगे सर अब तो आप ये ले सकते हैं ना कि a + b होल क्यूब इंटू a + b होल स्क्वायर ले सकते हैं। आपको इंडेक्स स्प्लिट कर दे दिया, 3 + 2 5 होता है, जानते हैं। अगर बेस सिमिलर है, प्रोडक्ट है, तो इंडेक्सिस का एडिशन होता है, तो ये 3 + 2 5 हो जाता है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये क्यूब वाला एक्सपेंशन, यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर वाला एक्सपेंशन, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा इस तरह से कि a + b होल रेज़ टू 5 a⁵ प्लस 5 a⁴ b प्लस 10 a⁵ b² प्लस 10 a⁵ b³ प्लस 5 a b⁴ प्लस b⁵ देखो ये हो गया एक्सपेंशन। फिर से आपके दिमाग में आएगा कि ये सर आपने कैसे कर लिया, सीखेंगे। हाँ, आप थोड़ी सी धीरज रखो, हैव पेशेंस। तो ये हम सीखने वाले हैं कैसे होता है। देखो स्टूडेंट्स, अब 6 पावर लो तो आप कहेंगे a + b होल क्यूब a + b होल क्यूब लेके आप एक्सपेंशन करो और स्प्लिट कर दो। बट 7 पावर हो तो अब तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होगी। 7 पावर है तो आप लिए a + b होल रेज़ टू 4 a + b होल रेज़ टू 3 लेंगे, और फिर से a + b होल रेज़ टू 4 में ये लगाएंगे, ये आइडिया लगाएंगे, तो
आप कर सकते हैं। पर वो एक्सपेंशन मेथड बहुत ही लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है कभी कभी तो, कि ये सर क्या आपने दे दिए, ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है क्या? आपके दिमाग में ये आएगा, कुछ शॉर्टकट नहीं है क्या? आज के दुनिया में सभी स्टूडेंट्स और सभी लोग, स्टूडेंट्स क्यों, सभी लोग ऐसा सोचते हैं ये जल्दी जल्दी कैसे हो सकता है, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। तो ये बाइनोमियल थ्योरम आपको इंस्टेंट देगा, ठीक है? तो ये आप कर पाएंगे। पर ये सीखने से पहले, ये कैसे लिखते हैं ये सीखने से पहले हमें ये समझना होगा, इसको ऑब्जर्व करना होगा कि ये क्या है, ये एक्सपेंशन कैसे होता है, उसका फाइनल आंसर जो बनता है वो कौन सी पैटर्न में फिट होता है, ये समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पावर है, जीरो पावर है। बाइनोमियल इज टू टर्म्स, ए प्लस बी, ए एंड बी। उसका जो ये एक्सप्रेशन है, ये सभी एक्सप्रेशन का ये एक्सपांशन है। लेफ्ट साइड में बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका राइट साइड में एक्सपांशन है। तो ये हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे जीरो पावर है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी एक्सपांशन में, 1। तो आप सोचेंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितनी पावर है, 1। नंबर ऑफ टर्म पावर 1 एंड नंबर ऑफ टर्म 2। तो आप ये सोचेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 पावर है, नंबर ऑफ टर्म कितनी, 1 2 3। तो आप सोचेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। पावर है 3, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4। आप सोचेंगे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। पावर है 4, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5। तो आप ये माइंड में सेट करेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे पावर है 5, 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 टर्म्स एंड इंडेक्स इज 5। तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप ये दो टर्म लेके a प्लस बी लेके उसका जो इंडेक्स है, पावर है, वो जितना भी बड़ा कर लो, उसका एक्सपांशन जो भी मिलेगा उसमें एक टर्म ज्यादा मिलेगी, पावर से एक टर्म ज्यादा मिलेगी, ठीक है? तो अगर आप इसका पावर n समझते हो तो a प्लस बी होल रेस टू n होगा। तो a प्लस बी होल रेस टू n में जो एक्सपेंशन मिलता है उसमें कितनी टर्म होगी, n प्लस 1 टर्म होगी। यह आपको ध्यान में रखना है। कितनी टर्म होगी, n प्लस 1। जितनी भी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म ज्यादा मिलेगी। तो ये पहला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इट इज अवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, राइट? नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज, यहाँ पे दो टर्म है ना, ए एंड बी, है ना, ए, ठीक है। चलो, तो पहली टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए। दूसरी सेकंड टर्म कौन सी है, बी। तो आप देखो स्टूडेंट्स के यहाँ पे इसमें तो कोई सोचना नहीं है, ये तो 1 ही है, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, यहाँ पे भी कुछ सोचना नहीं है, यहाँ से सोचना है। ये दो तो जनरलाइज है कि 0 पावर है तो 1 और 1 पावर है तो सेम, जो भी बेस में है वही आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे सोचना है कि अगर पावर 2 है तो क्या हुआ कि पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म ए, उसका जो इंडेक्स है वो 2 से स्टार्ट होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये 1 हुआ और यहाँ पे a रेस टू 0 हुआ, देखो, है ना, 2 1 0। डिसेंडिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिवली 1 डिफरेंस के साथ इंडेक्स घटता है, डिक्रीज होता है, देखा? तो ये हुआ। यहाँ पे भी देखो, ये फर्स्ट है ए, तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर 3 है, 3 पावर है तो 3 से स्टार्ट होता है और एक घटता है, देखो, 1 डिक्रीज 2, 1 डिक्रीज 1, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया।
ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 4 है तो 4 से स्टार्ट होता है 4 3 2 1 एंड यहाँ पे 0 a raised to 0। यहाँ पे देखो 5 से स्टार्ट होता हुआ 5 4 3 2 1 एंड यहाँ पे 0। तो फर्स्ट टर्म का इंडेक्सिस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्टार्टिंग विद इंडेक्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म का ऑब्जर्वेशन हुआ। अब देखो सेकंड होता है, सेकंड बी है। तो बी में क्या होता है, बी में होता है 0 से स्टार्ट होता है और 0 से 1 इंक्रीज होता हुआ जो भी एक्सप्रेशन आपको मिला है उसकी जो भी इंडेक्स है वहां तक जाएगा, वहां तक हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 2 एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक है एसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब ये दूसरा जो बी है, सेकंड टर्म बी एंड इंडेक्सेस ऑफ बी आर इंक्रीजिंग बाय 1 इन ईच टर्म कंसेक्यूटिवली, ठीक है। तो 0 1 2 यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे पावर 3 है तो b रेज़ टू 0 b रेज़ टू 1 b स्क्वायर एंड b क्यूब। यहाँ पे भी ऐसा हुआ b रेज़ टू 0 b रेज़ टू 1 b स्क्वायर b क्यूब b रेज़ टू 4 हुआ। तो 0 1 2 3 4 इंक्रीजिंग है। यहाँ पे भी देखो b रेज़ टू 0 b रेज़ टू 0 1 होता है, b रेज़ टू 1 b स्क्वायर b क्यूब b रेज़ टू 4 5। तो 0 1 2 3 4 5। तो सेकंड टर्म की जो इंडेक्स है वो इंक्रीजिंग बाय 1 इन कंसेक्यूटिव वे, बाय कंसेक्यूटिव। तो ये आपको मिला, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n plus 1 if the power is given n, right। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n plus 1। ये आपको याद रखना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काम लगेगा या ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के रूप में देखना है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी फर्स्ट टर्म के इंडेक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, स्टार्टिंग विथ गिवन एक्सप्रेशंस पावर इंडेक्स, राइट। गिवन एक्सप्रेशंस पावर अगर 3 है तो उसका 3 से स्टार्ट होता होगा 3 2 1 0 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। अब सेकंड टर्म है बी, तो बी का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता हुआ खत्म होगा कहां पे, एंड होगा कहां पे, फिनिश होगा जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया उसके पावर के साथ। यहाँ पे एक्सप्रेशन 5 है तो यहाँ पे फिनिश होगा b रेज़ टू 5 के साथ, देखो b रेज़ टू 5 के साथ, ओके। तो ये आप देख लो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जितनी भी एक्सपेंशन में टर्म आती है उसके दोनों टर्म की पावर का एडिशन करोगे तो वो एक्सप्रेशन की जो पावर है उसका वही पावर मिलेगा, एडिशन वही पावर मिलेगा। देखो सॉल्व करो आप कि यहाँ पे देखो, ये तो आपको छोड़ देना है, ये तो ध्यान में नहीं लेना है, यहां से देखना है 2 plus 0 2 1 plus 1 2 0 plus 2 2 हो गया। जो भी टर्म है उसका एडिशन करते हो तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन की जो पावर है इंडेक्स है उतना मिलेगा। यहाँ पे देखो 4 plus 0 4 3 plus 1 4 2 plus 2 4 1 plus 3 4 0 plus 4 4, वो अंपायर की तरह 4 4 4, ठीक है। तो ये चौका लगा दे रहे हो, है ना। अब यहाँ पे 5 plus 0 5 4 plus 1 5 3 plus 2 5 2 plus 3 5 1 plus 4 5 0 plus 5 5। तो सभी टर्म का जो इंडेक्स है उसका एडिशन करोगे, दोनों टर्म का जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है ए एंड बी उसकी पावर का एडिशन करोगे तो वो कितना मिलेगा, जितना ये एक्सप्रेशन में यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है उतना,
ओके, तो ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हुआ। मैं यहाँ पे ये लिख नहीं रहा हूं, बट आई विल सेंड इट्स इन रिटर्न पीडीएफ। ओके, ठीक है। तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बी हैप्पी, टेक इट इजी। ओके, नाउ we observe three observations. First is total number of terms. If power is n, then total number of terms are n plus 1. Total number of terms is n plus 1. Second is if two terms are there and first term is a, then index of a is in decreasing order, starting with power of given expression. एंड सेकंड टर्म बी है, तो बी की इंडेक्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ए की इंडेक्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ए की बी की इंडेक्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टार्टिंग विद 0 एंड एंडिंग विद पावर विच इज इन गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन, दोनों का सम सभी टर्म्स में। अब दोनों टर्म्स की पावर का एडिशन करोगे तो वो कितना मिलेगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी पावर का जितना मिलेगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशंस इंडेक्स, राइट। नाउ बाय यूजिंग दिस थ्री ऑब्जर्वेशन, इफ यू वांट टू एक्सपांड a plus b all raised to 6 you can. If you want to a plus b all raised to 7 you can. But there are coefficients. ये जो कोएफिशिएंट्स है वो भी एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें चौथा जो ऑब्जर्वेशन समझना है वो ये है। लेट्स अंडरस्टैंड। चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप इसका कोएफिशिएंट ही आप देखें सिर्फ, तो ये कोएफिशिएंट हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ तो सिर्फ 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट, a का कोएफिशिएंट मींस मल्टीपल ऑफ a is 1. Nothing is there, then there is 1 compulsory. b 1, so यहाँ पे 1 मैं इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, ये पैटर्न बनाते हैं। मैंने देखिए कहा ना, just I said that it makes a pattern which contains coefficient of expansion. अब यहाँ पे देखो 1 2 1, इसमें देखो ये हमने लिखा दिया 1 2 1, इसका यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है, 2 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 तो है, 3 3 1, यहाँ पे लिखो 1 3 3 1। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 4 6 4 1, तो इस तरह से लिखेंगे 1 4 6 4 1। देन नेक्स्ट 5 में देखो 1 5 10 10 5 and 1, and there are so on. You can write like this. See students, it makes a triangle. See, its shape is like triangle, है ना। और उसकी जो स्लैंट साइड है, स्लैंट साइड, वो सभी में 1 दिखता है। You can see right, सभी में ये 1 से स्टार्ट होता है। Very from the beginning of top of triangle, vertex of triangle, beginning vertex is 1 and slant sides contains 1 only. Here also 1 only, right? But the lines are, see, these are rows. These are rows. This is first row, 6th row, 6th row, and these rows are for indices. यहाँ पे अगर आप इसका इंडेक्स n समझते हो, a प्लस b का इंडेक्स n समझते हो, तो n इक्वल टू 0 हियर, यहाँ पे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू
2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये सभी एक्सपेंशन के जो कोएफिशिएंट्स है उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन होगा, कौन सी पावर वाला इंडेक्स वाला एक्सप्रेशन होगा, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। बट आप सोच रहे कि सर यहाँ पे हमें क्यों बता रहे हैं, इसका क्या मतलब? तो मतलब ये है, बहुत ही बढ़िया मतलब है। आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप में से कोई स्टूडेंट जानते भी होंगे। ठीक है, कौन सा मतलब है? यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज बनती है, बड़ी मजेदार चीज बनती है। कौन सी मजेदार चीज बनती है कि देखो स्टूडेंट, आपने ये तो समझ लिया कि ये लाइन के साइड में 1 आता है, तो बीच में कैसे नंबर बनते हैं, कैसे अरेंज होते हैं? देखो ये बहुत ही मजेदार है। कैसे मजेदार है कि यहाँ पे ये 1 ये 1 ये 1 साइड में आता है, तो 1 तो में हो। अब इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों को तो आपको देखना ही नहीं, 0 पावर और 1 पावर का आपको देखना नहीं। अब यहां से शुरू होता है ये, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये आपको ये करना है 1 + 1 2। ठीक है, ये वर्टाइसिस पॉइंट है 1 + 1 और यहाँ पे आंसर मिलता है 2। आपको इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है। यहां से देखो ये 1 + 2 3 हुआ, ऐड करो। यहां से देखो 2 + 1 3 हुआ, ऐड करो। याद रखना राइट साइड में तो 1 ही मिलेगा, ओनली 1, राइट। यहां से देखो 1 + 3 4, यहां से देखो 3 + 3 6, यहां से देखो 3 + 1 4, ये ले लो 1 + 4 5। देखो स्टूडेंट, ये एक फिक्स पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न हम समझ रहे हैं। 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। और अगर आप सोचते हैं कि मैं हाँ अभी देखो शुरू में मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया, तो आप सोचते हैं कि आप सर कैसे लिख लिया? तो इसी का यूज करके तो मैंने लिखा। ठीक है, इसी का यूज करके लिखा। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट यही है ना। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 1 है, ये 5, ये 10 10 5 और यहाँ पे 1, ये देखो 1 5 10 10 5 1। इसी का इस्तेमाल किया था, यही मैंने यूज किया था। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना इस तरह का, ये पैटर्न बनती है। ये जो ऑब्जर्व किया वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, उसके लिए उसी के नाम के इस्तेमाल करके इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल बनता है उसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या नहीं यार, क्या बोलते हो? रास्कल नहीं, रास्कल साला, रास्कल नहीं, पास्कल, पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? पास्कल, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। ये जो कि सीख लिया आपने, ये ट्रायंगल इस तरह से बनता है। और अगर आप इसका ज्यादा नेक्स्ट रो लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट रो मिलेगी हमें n = 6 के लिए। चलो देखते हैं। और बाद में हम ये इसी का इस्तेमाल करके a + b होल रेज़ टू 6 का एक्सपेंशन भी लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखते हैं। चलो देखो, अब मैं यहाँ पे a + b होल रेज़ टू 6 का एक्सपेंशन लिखूंगा। उसके लिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन था उसका इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे कितने टर्म्स मिलेगी एक्सपेंशन में? 6 + 1 7 टर्म्स मिलेगी। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये आपको कैसे के काम लगेगी। ठीक है, तो a + b होल रेज़ टू 6 में एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल कितनी टर्म होगी? 6 + 1 टर्म होगी। तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म जो a है उसका इंडेक्स 6 से स्टार्ट होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो a⁻⁶, पहले मैं ये लिख लेता हूं सभी टर्म a⁻⁶, और
सेकंड टर्म का 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, फिर प्लस a⁵, b⁴, ये हमें देखना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में पावर सेट करके लिखना है। फिर a⁴, b⁴, a⁵, b⁵, नेक्स्ट a⁴, b⁴, next a⁴, b⁵, and then next a�0, b�6। क्योंकि पावर 6 है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन उसका पावर 6 है, तो 6 पे ये खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म आएगी ए के और बी के हिसाब से वो हमने लिख ली। अब उसका कोएफिशिएंट देखना है, तो कोएफिशिएंट ये पास्कल ट्रायंगल के यूज से मिलेगा। बाय यूजिंग दिस पास्कल ट्रायंगल वी कैन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन टर्म्स। ठीक है, तो अब हम ये फाइंड करते हैं, कैसे मिलेगा देखते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। इसका कोएफिशिएंट n = 6 के लिए है, 1 तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे 1 तो है ही। ठीक है, a⁶ into b⁴ 1 तो है। अब इसका टोटल करो, 5 + 1 6, तो यहाँ पे सेकंड टर्म में 6 मिलेगा। अब इसको 5 + 10 15 करो, तो यहाँ पे 15 लिखना है, नेक्स्ट टर्म में 15 लिखना है। ठीक है, 15, ये 10 + 10 20, तो यहाँ पे 20 लिखना है। ये 10 + 5 15, तो यहाँ पे 15 लिखना है। ये 5 + 1 6, तो यहाँ पे 6 लिखना है। और लास्ट इज ऑलवेज 1, यहाँ पे 1 लिखना है। तो ये कोएफिशिएंट मिल गए सभी, तो ये एक्सपेंशन हो गया। अभी आप सोच रहे थे ना कि सर ये डायरेक्ट आपने कैसे एक्सपेंशन लिख दिया, इस तरह से। ठीक है, और अब आप सोचेंगे सर ये तो छोटी पावर थी, 6 पावर थी, अगर 100 पावर हो तो क्या करें? a + b होल रेज़ टू 100 दिया है, तो उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, यही तो बड़ा सवाल है। तो आप देखो स्टूडेंट, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा लाइन बनती है। ये 6 पावर है, तो उसका नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर है। और अगर 100 पावर होगी तो a + b⁴ आपको दिया जाए तो उसके एक्सपेंशन में आपको 101 टर्म मिलेगी, और उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे 101th लाइन में मिलेगी। ठीक है, तो वो 101 का आपको चांदला देना पड़ेगा 101 का जो चंदा देना पड़ता है, यस, वो आपको देना है। तो उतनी लाइंस लिखने का वक्त किसके पास है? हमें तो इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। कैसे लिखेंगे? तो यही तो दिखाता है ये बाइनोमियल थ्योरम। आपने कॉम्बिनेशन पढ़े, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, खत्म हो चुका है, चेक उसका यूज करेंगे। उसका यूज करके ये थ्योरम डेवलप किया गया है, बाइनोमियल थ्योरम। ये सभी हमने जो आज कॉन्सेप्ट समझे, ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में जो भी ऑब्जर्वेशन किया हमने, वो 4 ऑब्जर्वेशन थे। कितने? 4। वो चारों का यूज करके हम ये थ्योरम बनाएंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें कॉम्बिनेशन का यूज होगा। कैसे होगा? वेट एंड वॉच टिल next video. We will meet you soon in the very next video, right? I hope you have understood all these things, and if you don't, tell me your reviews on my WhatsApp number. Only WhatsApp number, don't call me. Only WhatsApp number 98 79828. This is my WhatsApp number. ठीक है, तो आप इस पे WhatsApp कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके।
है।